Hello, friends. Welcome back to our YouTube channel. Today, we have come up with a new video on clubbing of income. तो क्लबिंग ऑफ इनकम इनकम टैक्स के ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें हर किसी को नहीं पता होते हैं और बाई चांस वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कोई असेट या कोई इनकम अपने स्पाउस या फैमिली मेंबर्स के नाम में रिसीव करता है जिसके ऊपर कोई ना कोई इनकम आ रही होती है और वो इनकम अल्टीमेटली उसके खुद के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है। जैसे कि देखिए हम बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन मस्ट पे टैक्सेस ऑन ऑल टैक्सेबल इनकम अर्नड बाय हिम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। While computing the gross total income, what if you come to know that some income which is not earned by you directly but getting clubbed in your income? Yes, the Income Tax Act specifies some incomes of any other person in a family to be included, and the process of inclusion is called clubbing of income. तो वो इनकम जो आपने डायरेक्टली तो अर्न नहीं करी पर किसी भी एक ऐसे असेट से, किसी भी ऐसे सोर्स से आई है जो कि डायरेक्टली आप ही को बिलोंग करता है, पर इनकम को सिर्फ रिसीव करने वाला कोई और है, तो वो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल होती है। The provision ensures taxpayers do not avoid tax liability by transferring their income and assets within the family. No person is allowed to divert his income to any relatives to reduce tax liability. तो एग्जाम्पल देखते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के। इन्वेस्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स इन द चाइल्ड और स्पाउस नेम। तो बहुत लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं अपनी वाइफ के नाम में, अपने बच्चे के नाम में, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं वो उनके लिए ही टैक्सेबल है। अल्टीमेटली उन्हीं के हैंड्स में उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अर्निंग इनकम इन द नेम ऑफ रिलेटिव्स, वाइफ और चाइल्ड। वाइफ या चाइल्ड के अकाउंट में पैसे मंगाना कहीं से, उनके नाम में इनकम अर्न करना, ऑल दो इनकम वो खुद को बिलोंग करती है। ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट फॉर डिपेंडेंट्स, उनके नाम में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं जिससे कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आए वो उनके खुद के नाम में टैक्सेबल ना हो, बल्कि जिसके नाम में वो अकाउंट खोल रहे हैं उसके नाम में हो। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम में ऐसा नहीं होता, वो अल्टीमेटली उनके खुद के नाम में टैक्सेबल हो जाती है। तो क्या प्रोविजन है क्लबिंग ऑफ इनकम के, हम वो देखेंगे इस वीडियो में, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि उसके एक्सेप्शंस को कैसे ध्यान में रख करके आप लीगली लॉफुली अपने आपकी अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हो, या क्लबिंग ऑफ प्रोविज इनकम आपके ऊपर ना आए उससे बच सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान तक एंड तक देखिए। हमने इस वीडियो में सारे प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस किया है। Clubbing of income example: if a taxpayer transfers income without transferring the source of income, the income will continue to be added to the taxpayer's income. जैसे कि मिस्टर ए ने एक पर फ्लैट परचेज किया अपनी वाइफ के नाम में और उसको किराए पर उठा दिया, तो जो रेंट की इनकम आएगी वो ऑल दो आएगी तो मिस्टर ए के नाम में, सॉरी आएगी तो मिसेस बी के नाम में जिनके नाम में उन्होंने फ्लैट को परचेज किया है, पर क्योंकि उस फ्लैट का पेमेंट देने वाले मिस्टर ए हैं, तो वो प्रॉपर्टी उन्हीं की कहलाएगी और साथ के साथ वो इनकम भी उन्हीं के हैंड्स में टैक्सेबल होगी ड्यू टू द क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस। क्लबिंग ऑफ इनकम के रूल्स क्या हैं? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। आपने इनकम तो ट्रांसफर कर दी, इनकम का सोर्स तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन असेट को ट्रांसफर नहीं किया। यानी कि जैसे कि आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दिए और बोल दिया मिस्टर बी से कि आप इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे 18% पर एनम से, वो मुझे ना देके मेरी वाइफ को दे देना। तो इस केस में मिस्टर ए ने कोशिश किया है कि अपनी इनकम जो उनका 18% का इंटरेस्ट बनने वाला है उसके टैक्स से वो बचे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो फिर भी उन्हीं के हैंड्स में टैक्सेबल रहेगी, ना कि उनकी वाइफ के हैंड्स में। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट किया, अगर अगर असेट को ट्रांसफर किया
लेकिन ऐसा ट्रांसफर है जो कभी भी वापस लिया जा सकता है, जिसको कभी भी रोका जा सकता है। तो उस केस में इनकम उसी के हाथ में ट्रांसफर टैक्सेबल रहेगी जिसने वो ट्रांसफर किया है, ना कि उसके हाथ में जिसको वो ट्रांसफर मिला है। For example, Mr. Z transfers his house to one of his friends, Mr. P, but Mr. M has right to sorry, Mr. Z, I want, ये गलत हो गया है यहाँ पर, मुझे Mr. Z लिखना था यहाँ पर। Mr. Z has right to revoke the transfer during the lifetime of Mr. P। तो उसके पास जब ऑप्शन है Mr. Z के पास उस ट्रांसफर को रिवोक करने का, तो उससे आने वाली जो भी इनकम होगी वो Mr. Z के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, कभी कभी माइनर चाइल्ड को भी इनकम होती है। तो एनी इनकम अराइजिंग और अक्रूइंग टू योर माइनर चाइल्ड वेयर द चाइल्ड इंक्लूड्स बोथ स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, द क्लबिंग प्रोविजन अप्लाइज इवन टू अ माइनर मैरिड डॉटर। इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हायर अर्निंग पेरेंट। तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो किसके हाथों में टैक्सेबल होगी? हायर अर्निंग पेरेंट्स के हाथों में होगी। If the marriage of child's parents does not subsist, income shall be clubbed in the income of that parent who maintains the minor child in the previous year। अगर दोनों की शादी अब नहीं रही है तो उसके हाथों में, उस पेरेंट के हाथों में होगी जो कि उसको मेंटेन कर रहा है, यानी कि जो उसको पाल रहा है, पोस रहा है। If a minor child income is clubbed in the hands of parent, then an exemption of 1500 rupees per annum is allowed to the parent। तो अगर माइनर चाइल्ड के हाथों में कोई इनकम टैक्स, माइनर चाइल्ड के हाथों में कोई इनकम है तो वो टैक्सेबल पेरेंट के हैंड्स में हो रही है। तो वो जब पेरेंट्स के हैंड्स में जाएगी टैक्सेबिलिटी के लिए, तो उनको 1500 रुपीज पर एनम की एक एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। पहला एक्सेप्शन है इनकम ऑफ अ डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर चाइल्ड डिसेबल्ड है तो उसकी इनकम उसी के हैंड्स में टैक्सेबल रहेगी, ना कि पेरेंट्स के हैंड्स में। Income earned by manual work done by the child or by activity involving application of his skill and talent or specialized knowledge and experience। तो अगर उसने कोई मैनुअल वर्क किया है या फिर उसने कोई स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज करी है। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो वो वाइट हेड जूनियर, कोडिंग प्रोग्राम्स, डिफरेंट डांस, इंडिया डांस, इस तरह के कोई भी बच्चे, छोटे बच्चों को इनकम मिल रही है। तो वो, क्योंकि वो उनकी स्किल्स की वजह से वो उनको मिल रही है, तो वो टैक्सेबल उन्हीं के हैंड्स में होगी, ना कि उनके पेरेंट्स के हैंड्स में होंगी, क्योंकि उन्होंने उस इनकम को अर्न करने में कोई स्किल, कोई टैलेंट, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर पेरेंट्स अपना कोई भी एफडी, कोई भी घर माइनर चाइल्ड के नाम में रख के रेंट, इंटरेस्ट की इनकम अर्न करना चाहते हैं और उसे अपनी टैक्स की लाइबिलिटी से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। वो उन्हीं के हैंड्स में टैक्सेबल रहेगी, माइनर चाइल्ड से उनके हाथों में क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड अपने सोर्स से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल्स से, अपने स्पेशलाइजेशन से कुछ इनकम अर्न करेगा, तो वो माइनर चाइल्ड के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। If a child attains majority during the previous year, then part of the income earned by the child during the minor period would be clubbed in the hands of parents। तो अगर वो साल के बीच में मेजर होता है, माइनर से मेजर होता है, तो जितने पीरियड वो माइनर रहा उतनी इनकम क्लब होगी। जब वो मेजर हो जाएगा तो बाकी की इनकम उसके ऊपर उसको खुद से टैक्स देना होगा। स्पाउस की इनकम, तो क्या कहते हैं कि अगर स्पाउस को सैलरी, रेम्यूनरेशन, किसी भी नाम से कोई भी पेमेंट मिलता है, किसी भी ऐसी अंडरटेकिंग से, किसी भी ऐसी फर्म से, किसी भी ऐसी कंपनी से जहां पर उसके हस्बैंड को, अगर हस्बैंड को पैसा मिल रहा है तो वाइफ का, या वाइफ को पैसा मिल रहा है तो हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% से ज्यादा की ओनरशिप है, 20% से ज्यादा के उसके पास शेयर्स हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि इनकम उसके हाथों में टैक्सेबल होगी जिस जिस स्पाउस की, यानी कि जिस पार्टनर की इनकम उस इनकम को जोड़ने से पहले ज्यादा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के केस में उसका इन्फ्लुएंस है उस कंपनी में, तो वो हो सकता है कि उसको जबरदस्ती सैलरी, उसको गलत तरीके से रेम्यूनरेशन दिलाता हो, मतलब जबकि उसके हस्बैंड या वाइफ जिसको इनकम मिल रही है, जिसको सैलरी मिल रही है, उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है उस इनकम को अर्न करने की। तो यही एक्सेप्शन दिया गया। इफ द स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अबाउट एनी इनकम, यानी कि मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं,
वो किसी कंपनी में 25% के शेयर होल्डर हैं। अब उनकी वाइफ को उस कंपनी में जॉब मिल गई। उनकी वाइफ उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन उनको उसकी उनकी वाइफ को जॉब क्यों मिली? क्योंकि मिस्टर एक्स उस कंपनी में ऑलरेडी 25% के शेयर होल्डर हैं। तो जो मिस्टर एक्स की वाइफ को सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी मिस्टर एक्स के हैंड्स में। लेकिन मिस्टर एक्स की वाइफ को जॉब मिली क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड थी उस जॉब के लिए। तो फिर उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में उनकी इनकम उनके खुद के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उनके हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो यही एक्सेप्शन है, इफ द स्पाउस possesses टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अबाउट एनी इनकम arising to the spouse, and such income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience. Spouse की income, if an asset is transferred by a person to his spouse directly or indirectly, any income from such asset will be considered as an income of transferor. तो अगर आप अपनी कोई भी इनकम ट्रांसफर कर देते हो अपने स्पाउस को, कोई भी असेट ट्रांसफर कर देते हो अपने स्पाउस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस असेट से आने वाली कोई भी इनकम आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उस स्पाउस के हैंड्स में जिसको आपने ट्रांसफर किया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। द ट्रांसफर मस्ट नॉट बी इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट ऑफ डाइवोर्स सेटलमेंट। असेट ट्रांसफर्ड विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि आपने, अगर हस्बैंड ने अपने वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो वाइफ से पूरा पेमेंट लिया है। अगर वो पेमेंट लेकर के, एडिक्वेट कंसिडरेशन लेकर के ट्रांसफर करता है, तो उस केस में वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबल होगी उसकी इनकम, ना कि हस्बैंड के हैंड्स में। इसी पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, गिफ्ट। तो गिफ्ट के प्रोविजंस भी सेम इसी तरह से एप्लीकेबल होते हैं। एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस, बहुत ही पतला डिफरेंस है क्लबिंग और गिफ्ट के प्रोविजंस में। तो गिफ्ट के केस में हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रंस एक दूसरे को कुछ भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आती है कुछ केसेस में। तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। आपको पता चलेगा गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कैसी है और गिफ्ट के केस में कैसे आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। तो नो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप सबसिस्ट ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, या फिर हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है जब उस असेट से इनकम आ रही है, यानी कि डाइवोर्स के टाइम पर दी, या डाइवोर्स हो गया और उसके बाद उससे इनकम आ रही है। असेट इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ द सेविंग्स from allowances given to the wife by her husband for her personal and usual household expenses। यानी कि क्या होता है कि इंडियन घरों में हस्बैंड जनरली वाइफ को कुछ पैसे देता है महीने के खर्चे के लिए। अब मान लीजिए कि वाइफ को उसने 10,000 रुपये हर महीने खर्चे के लिए दिए, और उसने 8,000 रुपये खर्च करके 2-2 हज़ार रुपये जोड़कर कोई असेट खरीद लिया, कोई शेयर्स खरीद लिए, कोई डिबेंचर्स खरीद लिए, कोई शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आ रहा है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट या डिविडेंड होगा वो वाइफ का ही असेट कहलाएगा, वो वाइफ की ही इनकम कहलाएगी, क्योंकि उसने वो अपनी सेविंग्स से खरीदा है, ना कि हस्बैंड के दिए गए डायरेक्ट कोई बेनिफिट से। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, आपने सन अपने बेटे की वाइफ को, यानी कि डॉटर इन लॉ को कोई असेट ट्रांसफर किया है। एनी इनकम दैट अराइजेस फ्रॉम द असेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल टू हिज सन्स वाइफ अदरवाइज देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन वुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रांसफरर्स इनकम। तो अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ को भी कोई असेट ट्रांसफर करोगे बिना कंसिडरेशन लिए, तो उसकी भी इनकम आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, इंस्टीड आपके डॉटर इन लॉ के हैंड्स में। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू बेनिफिट द स्पाउस डॉटर इन लॉ ऑफ द ट्रांसफरर, आपने कोई असेट ट्रांसफर किया है किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, किसी पर और दूसरे पर्सन को, और कह दिया, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स मिस्टर राम कहते हैं मिस्टर श्याम से कि ये मेरा घर है, ये आप ले लो, इससे हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट आता है, वो 1 लाख रुपए का रेंट मेरी वाइफ और मेरी डॉटर इन लॉ के ऊपर खर्च कर देना।
तो उस केस में क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली बेनिफिट उसकी वाइफ या उसकी डॉटर इन लॉ डिराइव कर रही है उसकी प्रॉपर्टी से। तो वो जो इनकम आएगी 1 लाख रुपए, वो स्टिल मिस्टर राम के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि मिस्टर श्याम के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। क्योंकि मिस्टर राम ने असेट तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उससे आने वाला बेनिफिट तो अपने पास ही रखा, अपने स्पाउस या अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ही रखा। तो उस केस में उससे आने वाला, क्योंकि बेनिफिट उनको खुद ही मिल रहा है, इसलिए टैक्सेबिलिटी भी मिस्टर राम के ऊपर ही आएगी। क्लबिंग ऑफ इनकम रूल्स में, वेयर एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ कन्वर्ट्स हिज सेपरेट प्रॉपर्टी टू द एचयूएफ, वो अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी एचयूएफ का मेंबर अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ का मेंबर बन एचयूएफ की प्रॉपर्टी बना रहा है, एचयूएफ की कॉमन प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा है, या फिर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहा है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि एचयूएफ से एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए बिना, then the income from such property would be included in the total income of the individual। इस वीडियो इस टॉपिक पर एचयूएफ के द्वारा हम कैसे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा वीडियो ऊपर आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, हमने बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है जिसके ऊपर हमने पूरी एचयूएफ की टैक्स सेविंग के बारे में आपको बताया है कि हाउ यू कैन प्लान योर टैक्सेस बाय क्रिएटिंग एन एचयूएफ। तो ये हमारी क्लबिंग के ऊपर एक वीडियो थी, जिसमें छोटे से पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं हमेशा। द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाइज टू इनकम एंड लॉस बोथ, यानी कि किसी असेट से इनकम आ रही है तभी क्लबिंग नहीं लगेगी, लॉस आ रहा है तब भी लगेगा। कैपिटल गेन ऑन फर्दर ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय द ट्रांसफरी विल बी कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एंड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन उससे बेचने के बाद भी जो गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा, वो भी आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, अगर वो प्रॉपर्टी ऊपर दिए गए केसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं केसेस, उनमें से किसी केस में फॉल करती है, यानी कि क्लबिंग अट्रैक्ट करती है उसमें। द इनकम डिराइव फ्रॉम द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द असेट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। हमने बताया कि आप कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी को किसी दूसरे फैमिली प्रॉपर्टी में या किसी दूसरे को दे देते हैं, उसमें भी वो इनकम आप ही के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी देने के बदले में पार्ट कंसिडरेशन ले लिया, तो then only the inadequate consideration will be clubbed in the hands of transferor। यानी कि इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए मिस्टर अमित हैं, अमित ने अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। उनकी वाइफ ने उनको 60 लाख रुपए दे दिए। तो उनकी वाइफ ने उनको कितने रुपए दे दिए, 60% पैसा दे दिया प्रॉपर्टी का, 40% नहीं दिया। इनएडुकेट कंसिडरेशन कितने परसेंट के लिए, वही 40% के लिए। तो अब अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम आएगी, तो वो सिर्फ 40% जो इनएडुकेट कंसिडरेशन है, उतनी मिस्टर अमित के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, बाकी 60% मिस्टर अमित की वाइफ के हैंड्स में ही होगी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए उनको पेमेंट किया है। The clubbing provisions will not apply to the income derived from the clubbed income। तो अगर एक इनकम की टैक्सेबिलिटी के लिए क्लबिंग प्रोविजंस लगते हैं, लेकिन उस इनकम से उन्होंने कोई और इनकम कमाई, तो उसके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगते। थैंक यू वेरी मच हमारी छोटी सी ये वीडियो देखने के लिए क्लबिंग के ऊपर। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इफ यू लाइक अवर वीडियोस, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताइए अगर आप हमसे और किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।